एड्रियाटिक सागर की सबसे गहरी गहराइयों में समय मानो हजारों सालों से यहीं ठहरा हुआ है। ये खारे समुद्री पानी और मीठे ताज़े पानी से बुना हुआ एक अराजक क्षेत्र है। वेनिस नाम के जन्म से भी पहले ये लगून प्रवाह का एक अंतहीन उत्सव था। जब हम भूगर्भीय उत्पत्ति के भोर में अपना नज़रिया वापस खींचते हैं तो हमारी आंखों के सामने पियावे और ब्रेंटा नदियों द्वारा आल्प्स के शिखरों से लाए गए महीन गाद और ठंडे खनिज उभरते हैं। ग्लेशियरों के पीछे हटने के बाद के लंबे वर्षों में उन्होंने उमड़ती ज्वार भाटों से बार बार संघर्ष किया और घुल मिल गए। अंततः पो नदी के मैदान के किनारे धीरे धीरे जमा होकर एक बेहद अस्थिर और लगातार बदलती हुई आदिम भू आकृति का निर्माण किया। यहाँ कोई ठोस आधारशिला नहीं है, चारों ओर केवल अथाह अर्ध पारदर्शी भूरे हरे रंग का गंदला पानी ही दिखाई देता है। समुद्र की लयबद्ध सांस के साथ स्थानीय लोगों द्वारा बारेने कहे जाने वाले नमक दलदल सुबह की रहस्यमयी धुंध में कभी दिखते हैं, कभी छिप जाते हैं। वे पृथ्वी की विशाल नम पपड़ी जैसे हैं जो नमक सहिष्णु झाड़ियों और घासों से ढके हैं और अर्ध सूखे अर्ध गीले दलदल में जिद्दी तौर पर अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और पानी की ऊपर से शांत दिखने वाली सतह के नीचे नरम मिट्टी और गाद से बने वेल्मे नाम के छिछले टीले छिपे हैं। ये अदृश्य दलदली रेत जैसे अवरोध मौसमी जलधाराओं के साथ धीरे धीरे हिलते, ढहते और पुनर्गठित होते हैं, मानो ये भूमि स्वयं एक विशाल सांस लेती हुई और अभी तक आकारहीन आदिम जीव हो जो अप्रत्याशित परिवर्तनों से भरी हो। हवा में एक अनोखी गंध फैली है जिसमें कड़वे समुद्री नमक, ह्यूमस और नम मिट्टी का मिश्रण है। ये जीवन की सबसे आदिम और जंगली गंध है। जब धूप पतली धुंध की परतों को भेदती है तो सुनहरी किरणें घुमावदार अलग अलग चौड़ाई वाले जलमार्गों पर प्रतिबिंबित होती हैं, जहां जलधारा लगभग धीमी गति से भारी चिपचिपी अनुभूति के साथ बहती है, घनी नरकुलों और जटिल जलमार्गों के बीच फुसफुसाती है। ये पाषाण युग के अंत में प्रकृति द्वारा छोड़ी गई गहरी प्रतिध्वनि है। ये एक अत्यंत भंगुर और गतिशील परिदृश्य है। परतें ऊपर से नीचे तक अविश्वसनीय रूप से मोटी और अत्यंत नर्म हाल की अवसादी मिट्टी और रेत हैं, जिसके बाद खंडित खोल के अवशेषों और कार्बनिक मलबे से युक्त महीन रेत की परतें हैं और अत्यधिक गहराई पर जाकर ही कोई मुश्किल से उस कठोर भूरे नीले मिट्टी की परत को छू सकता है, जिसे भूवैज्ञानिक रूप से करेंटो कहा जाता है। ये सभी स्थापत्य चमत्कारों और इंजीनियरिंग महाकाव्यों का कठोर शुरुआती बिंदु है। यहाँ बसने की कोशिश करने वाले किसी भी इंसान के लिए ये आदिम लैगून न केवल बाहरी दुश्मनों के खिलाफ एक प्राकृतिक बाधा था, बल्कि सभी भौतिक नियमों और स्थापत्य सामान्य ज्ञान की भी एक गंभीर परीक्षा थी। यहाँ भारी पत्थरों को सहारा देने के लिए कोई ठोस आधार नहीं था। जमीन का हर इंच किसी भी पल ढहने के लिए तैयार था और हर धीरे धीरे बहने वाला जलमार्ग जमीन की सीमाओं को फिर से परिभाषित करने की कोशिश कर रहा था। ये इसी कीचड़ भरे बंजर भूमि पर था जहां सभ्यता का निर्माण असंभव लगता था, सड़ांध और नए जीवन से भरी हुई, कि मानवता 1000 साल तक चलने वाले एक बड़े जुए में शामिल होने वाली थी। वे लाखों लकड़ियों को पानी के नीचे के जंगल में बदल देंगे ताकि प्रकृति की इस सबसे गहरी, सबसे कोमल लेकिन सबसे निर्दयी शक्ति का सामना कर सके। अब आइए हम अपनी दृष्टि उस चमकते लैगून से हटाकर घुमावदार पियावे नदी के साथ ऊपर की ओर बढ़ें। पो नदी के मैदान की धुंध से गुजरते हुए बादलों और किंवदंतियों में छिपे आत्माओं के उद्गम स्थल में गहराई तक जाएं। वेनिस की चिरस्थायी स्थिरता के रहस्य को समझने के लिए पहले आल्प्स के दक्षिणी तलहटी और स्लोवेनिया के विशाल कास्ट पठार में कदम रखना होगा। यहाँ हवा में साल भर ऊंचे पहाड़ों के बर्फीले पानी की ठंडक और प्राचीन जंगलों की विशिष्ट भारी काई की गंध आपस में बुनी रहती है। यहाँ की जलवायु अत्यधिक और कठोर है। उत्तर से आने वाली सर्द मानसूनी हवाएं उबड़-खाबड़ करती हैं और लंबी सर्दियां घाटियों को घनी सफ़ेद बर्फ के नीचे बंद कर देती हैं। केवल सबसे दृढ़ जीवन ही यहाँ जड़ें जमा सकता है। इस अत्यधिक ठंड और उच्च दबाव वाले वातावरण में पेड़ों को अपनी वृद्धि की गति धीमी करनी पड़ती है। प्रत्येक वार्षिक वलय कसकर एक दूसरे से चिपका रहता है और समय की कसौटी पर खरा उतरते हुए चट्टान जैसी कठोरता और अद्भुत संरचनात्मक घनत्व प्राप्त करता है। यही वेनिस को सहारा देने वाला इस्पात का कंकाल है। कैडोरे के गहरे पहाड़ों से प्राप्त लार्च वृक्ष और स्लोवेनिया व इस्त्रिया प्राय द्वीप में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले ओक वृक्ष, ओक ये धरती के पुत्र बंजर चूना पत्थर की दरारों से ऊपर की ओर संघर्ष करते हैं। उनके रेशों में टैनिन भरपूर मात्रा में होता है
मानो प्रकृति ने उनमें पहले से ही एक परिरक्षक डाल दिया हो, जो उन्हें सड़ने से बचाने के लिए एक प्राकृतिक कवच प्रदान करता है। जबकि लार्च वृक्ष हजारों मीटर की ऊंचाई पर बर्फीले तूफानों का सामना करते हैं, उनकी भरपूर राल और सघन लकड़ी का दाना उन्हें अत्यधिक तापमान परिवर्तन के बावजूद भी अत्यधिक स्थिरता बनाए रखने में सक्षम बनाता है। जब सर्दियों के अंत में गहरे घाटियों में लकड़हारों का हॉर्न गूंजता है, तो भारी पेड़ के तने बहरे कर देने वाली गर्जना के साथ गिरते हैं। उनकी खुरदरी छाल उतारी जाती है, जिससे हल्का पीला या गहरा लाल रंग का भीतरी भाग प्रकट होता है, जो ताजगी देने वाली, तीखी और समृद्ध देवदार की राल की सुगंध बिखेरता है। फिर इन विशाल लकड़ियों को पिघलती बर्फ की ठंडी हड्डियों को जमा देने वाली धाराओं में धकेल दिया जाता है, जिससे समुद्र के मृग तृष्णा की लंबी यात्रा शुरू होती है। लकड़ियां उफनती नदी में एक दूसरे से टकराती हैं, अपनी अंतिम कच्चीपन और अधीरता को त्यागती हैं। ये वे जीवन थे जिन्होंने कभी आल्प्स के शिखरों से तारों को देखा था। अब वे वेनिस के गहरे कीचड़ के नीचे हजारों की संख्या में सोते हैं। वे ऑक्सीजन रहित तल पर एक अदृश्य विशाल जाल में गुंथे हुए हैं। पूरे पहाड़ की दृढ़ता को समुद्र तल में गहराई तक रोपित करते हैं। सदियों की चुप्पी से पानी के ऊपर उस शानदार पत्थर के महल को सहारा देते हैं। ये अंतरिक्ष में जीवन का एक क्रम है, ठंडे शंकुधारी जंगलों से लेकर गर्म एड्रियाटिक सागर तक। ये जंगल पानी के नीचे अपनी जीव शक्ति खो चुके हैं, लेकिन वेनिस की आत्मा में उन्हें अमरता मिल गई है। जब वसंत की पहली गर्म धूप डोलोमाइट्स के ठंडे शिखरों पर जमी बर्फ को पिघलाती है, तब अविरल बहने वाली पियावे नदी जागृत होती है और ऊंचे पर्वतीय जंगलों को नीले समुद्र से जोड़ने वाली एक पन्ना रंग की धमनी में बदल जाती है। कैडोरे के गहरे पहाड़ों में उगने वाले हजारों लार्च और ओक के पेड़, जो कठोर और राल से भरपूर होते हैं, लकड़हारों के लयबद्ध नारों के साथ कीचड़ भरे ढलानों से होकर तेजी से बहती जलधारा में लुढ़कते हैं। ये विशाल लकड़ियां, जिनकी छाल उतारी जा चुकी है और जिनमें से ठंडी लकड़ी की खुशबू तथा एम्बर राल की सुगंध आ रही है, पानी की सतह पर लुढ़कती और गुंथी रहती हैं। फिर कुशल जातियेरी नामक बेड़ा बनाने वाले कारीगर लचीली विलों की टहनियों से बुनी हुई सौरते रस्सियों का उपयोग करके उन्हें कसकर शानदार चलती फिरती छतरियों में बांधते हैं। ये विशालकाय बेड़े कई दर्जनों मीटर लंबे, पानी पर तैरते आदिम महलों जैसे लगते हैं, जो लहरों के साथ ऊपर नीचे होते रहते हैं। लकड़ी के आपस में दबने से उत्पन्न होने वाली मंद आहें नदी के किनारों की चट्टानों से टकराने वाले पानी की तीखी गर्जना के साथ मिलकर एक दिल को छू लेने वाला प्राकृतिक सिम्फनी बनाती हैं। बेड़ा बनाने वाले बेहतर पकड़ के लिए नंगे पैर पतले लार्च के लंबे खंभों को पकड़े हुए फिसलन भरे और तेजी से हिलते हुए लकड़ी के तनों पर सटीक रूप से चलते हैं। उनके चेहरे पर गंभीरता छाई रहती है। वे तेज धाराओं और खतरनाक रेतीले किनारों के बीच सहज ज्ञान से पानी के हर सूक्ष्म पैटर्न को समझते हैं और इस विशाल और भारी लकड़ी के जानवर को नदी के घातक किनारों की चट्टानों से बचाते हुए मार्गदर्शन करते हैं। जैसे जैसे नदी धीरे धीरे चौड़ी होती जाती है, भूभाग खड़ी घाटियों से वेनेटो मैदान के विशाल उपजाऊ क्षेत्रों में परिवर्तित होता जाता है। हवा में मिट्टी की सुगंध और दूर के समुद्र की कड़वी नमकीन गंध मिलनी शुरू हो जाती है। धूप गीली लकड़ी के दानों पर पड़ती है, जो धातु जैसी गहरी चमक को उभारती है और दोनों किनारों पर पानी में झूलते हुए हरे भरे विलो वृक्षों को दर्शाती है। जब लकड़ियों का ये विशाल बेड़ा अंततः एड्रियाटिक सागर के किनारे पहुंचता है, तो नदी के मुहाने पर ताज़ा पानी और खारा पानी आपस में मिलते हैं और पानी की सतह अविश्वसनीय रूप से चौड़ी और शांत हो जाती है। विशाल बेड़े अत्यंत धीमी और सुंदर गति से अर्धपारदर्शी लगून के पानी पर धीरे धीरे सरकते हैं। दूर सेंट मार्क के कैंपनिले की गेरुई रंग की छाया सुबह की धुंध में धुंधली दिखती है, जो इस जंगल की सेना को एक मृग तृष्णा की तरह आगे बढ़ने की दिशा दिखा रही है। ये विशाल पेड़, जो कभी ठंडे बर्फीले मैदानों पर खड़े थे, सैकड़ों किलोमीटर की कठिन बहाव यात्रा के बाद व्यस्त शिपयार्ड या नहरों के किनारे निर्माण स्थलों पर पहुंचने वाले हैं, जहां वे अपने तैरने के मिशन को समाप्त करेंगे। वहां उन्हें एक एक करके गहराई तक और ऑक्सीजन रहित कीचड़ भरी तलहटी में लंबवत रूप से गाड़ा जाएगा और अंधेरे खारे पानी में स्टील जैसे कठोर शाश्वत स्तंभों में बदल दिया जाएगा, जो वेनिस के शानदार महलों और गिरजाघरों को सहारा देंगे और इस रहस्यमयी पानी के नीचे के जंगल की सबसे ठोस रीढ़ बनेंगे। वेनिस लगून के अथाह तल पर सदियों से चली आ रही एक शांत फिर भी भव्य लड़ाई छिपी है। जब सुबह की धुंध अभी छटी भी नहीं थी, तब कई नंगे बदन कारीगर एक हिलते हुए बजरे पर खड़े थे। के सामने 4 से 5 मीटर लंबे कठोर ओक या एल्डर लकड़ी के खंभे थे। इन बेलनाकार विशाल लकड़ियों को नीचे से नुकीला किया गया था और उन्हें दलदल जैसी मोटी लैगून की गाद के साथ लंबवत संरेखित किया गया था।
प्रमुख कारीगर के एक धीमी आज्ञा के साथ एक विशाल हथौड़ा कसकर बंधी रस्सियों पर ऊंचा उठाया गया, फिर गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के तहत अचानक नीचे गिरा, जिससे एक बहरा कर देने वाली धमकी आवाज आई। ये केवल एक टक्कर नहीं थी, बल्कि भौतिकी और पृथ्वी की परतों के बीच एक गहरा संवाद था। शुरुआत में खंभे पतली गाद में असाधारण रूप से आसानी से आगे बढ़ रहे थे। प्रत्येक भारी वार लकड़ी को पानी में गहराई तक डुबो रहा था, जिससे गंदले पानी के छींटे और सड़ी हुई वनस्पति की गंध उठ रही थी। लेकिन जैसे जैसे गहराई बढ़ती गई, मिट्टी का प्रतिरोध तेजी से बढ़ने लगा और कारीगरों को अपने पैरों के नीचे के डेक से तीव्र कंपन महसूस हो रहा था। हर इंच की प्रगति आसपास के ढीले तलछट को बाहर की ओर धकेल रही थी और संकुचित कर रही थी। ये मिट्टी संपीड़न नामक एक भौतिक परिवर्तन प्रक्रिया थी। हवा में खारे समुद्री पानी और ताज़ी लकड़ी के टकराने से निकल वाली ताजगी भरी खुशबू फैली थी, और वो लयबद्ध ठोकने की आवाज़ मानो वेनिस शहर की सबसे आदिम धड़कन थी। जब तक एक पल ऐसा आया, हथौड़े गिरने की आवाज़ मंद धप से बदलकर स्पष्ट और ठोस खनक में बदल गई। कारीगर जानते थे कि खंभे का सिरा अंततः नरम सतह की परत को भेद कर उस पौराणिक करेंटों तक पहुंच गया था। ये अंतिम हिमयुग के दौरान बनी एक कठोर भूगर्भीय परत थी, जो घनी मिट्टी और महीन रेत से बुनी थी। ये पृथ्वी की गहराई में वेनिस की अंतिम रक्षा पंक्ति है, चट्टान की तरह एक अटूट सहारा। जब हजारों खंभे इस कठोर मिट्टी की परत तपस्वी जैसी सटीकता के साथ लंबवत रूप से गाढ़े गए, तो पहले नरम लैगून का तल एक ऐसे शाश्वत आधार में बदल गया जो पत्थर के ईंटों वाले महलों और विशाल घंटी टावरों का वजन सहने में सक्षम था। ये खंभे अंधेरे में कसकर व्यवस्थित और कभी न सड़ने वाले, जिस क्षण उन्होंने करेंटों को छुआ, उसी क्षण उन्होंने जीवित जीवों से स्थापत्य घटकों में अपना शानदार परिवर्तन पूरा किया। पानी पर बसे शहर की सहस्राब्दी की समृद्धि को चुपचाप सहारा देते रहे। जैसे जैसे वेनिस की नहरों का कोलाहल धीरे धीरे दूर होता जाता है, हम पानी की चमक पन्ना रंग की सतह के नीचे उतरते हैं और चुप्पी के एक बिल्कुल अलग आयाम में प्रवेश करते हैं। यहाँ सूरज की गर्म छुअन नहीं है, केवल रेशम जैसी मोटी, ठंडी और जटिल रूप से सघन गहरी गाद है। ये अर्ध तरल कीचड़, जिसे वेनिसवासी लाइमो कहते हैं, प्रकृति द्वारा इस शहर को दिया गया सबसे उत्तम सीलेंट है। समुद्र तल से कई मीटर नीचे की अंतहीन अंधेरे में समय का प्रवाह मानो रुक गया है। हम उन लार्च, ओक और एल्डर के पेड़ों को देख सकते हैं जो कभी आल्प्स के शिखरों पर खड़े थे, गाद के गुरुत्वाकर्षण के अपार दबाव में सकर गुंथे हुए, चिपचिपी और खारे पानी से भरी मिट्टी में सावधानीपूर्वक लपेटे हुए, मानो समय और स्थान में जमे हुए विशाल कंकाल हों। ये एक अत्यधिक और विशुद्ध अवायवीय वातावरण है, जो सांस रोक देने वाले दबाव से भरा है। ऑक्सीजन से पूरी तरह रहित इस अंधेरे संसार में रेशों को लालच से कुतरने वाले, क्षय का कारण बनने वाले कवक और वायवीय सूक्ष्म जीव यहाँ जीवित या प्रजनन नहीं कर सकते। ये एक आदर्श अलगाव परियोजना है। लगून के तल पर मिट्टी की परत एक प्राकृतिक परिरक्षक फिल्म की तरह काम करती है, जो लकड़ी के खंभों को हरी ऑक्सीकरणकारी विनाशकारी शक्तियों से पूरी तरह से अलग कर देती है, उन्हें समय के साथ धूल में बदल जाने से बचाती है। हालांकि केवल संरक्षण ही इस भूमिगत यात्रा का अंत नहीं है। सहस्राब्दियों तक चलने वाला एक शानदार रासायनिक विकास इस गहन अंधेरे में चुपचाप चल रहा है। समय की लंबी नदी में वेनिस लैगून का खारा, विभिन्न खनिजों से भरपूर पानी, एक धीमी गति से बहती हुई नाड़ी की तरह दिन ब दिन लकड़ी के रेशों के छोटे छोटे मधुमक्खी के छत्ते जैसे सूक्ष्म छिद्रों में रिश्ता रहा। ये लगभग एक प्राकृतिक रासायनिक तकनीक किया है, जिसे वैज्ञानिक जगत खनिजीकरण कहते हैं। ज्वार भाटों के अनगिनत चक्रों के साथ पानी में मौजूद सिलिका, कार्बोनेट और मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म खनिज तत्व धीरे धीरे लकड़ी के मूल कार्बनिक रेशों की जगह लेते गए। शुरू में लचीली लकड़ी की कोशिकाएं गहरे भूमिगत दबाव के शुद्धिकरण और रासायनिक घटकों के प्रवेश के तहत धीरे धीरे क्रिस्टलीकरण और अवसाधन से गुजरीं, अंततः बनावट में एक मौलिक उछाल हासिल किया। ये पौधे से खनिज बनने की एक लंबी साधना है और प्रकृति का सबसे गहरा रचना चमत्कार भी है। मूल रूप से जीवन के तापमान वाली कोमल लकड़ी अंधेरे भूमिगत में एक अद्भुत पेट्रिफिकेशन परिवर्तन पूरा करती है, जो स्टील की तरह ठंडी और भारी और चट्टान जितनी कठोर हो जाती है, यहाँ तक कि कुल्हाड़ी को भी तोड़ सकती है। जब आप इन हजारों साल तक जमीन के नीचे डूबे हुए लकड़ी के खंभों की कल्पना करने की कोशिश करते हैं, तो आपको एक ठंडी और शाश्वत दृढ़ता महसूस होगी। वे अब आसानी से सड़ने वाले पेड़ नहीं हैं, बल्कि पूरे भव्य संगमरमर के शहर को सहारा देने वाले एक पेट्रिफाइड जंगल में बदल गए हैं। ये लाखों टन गाद की गहराई में 1000 साल तक चलने वाला ये सूक्ष्म चमत्कार ही है
जिसने वेनिस की नींव को इतिहास की उथल-पुथल भरी लहरों और भारी दबावों के बावजूद इस्पात की महान दीवार की तरह अचल बनाए रखा है। जब हजारों लार्च के खंभे इस्पात की कीलों की तरह करंटों की कड़ी मिट्टी की परत में गहरे धंस गए, तो वेनिस के नगर निर्माताओं को अगली चरम चुनौती का सामना करना पड़ा। सेंट मार्क के बेसिलिका या डोगे के महल की हजारों टन वजनी पत्थर की दीवारों की नींव को इन ऊबड़-खाबड़, फिसलन भरे और लगातार ज्वार भाटा से धुलने वाले खंभों के सिरों पर कैसे बनाया जाए? इसका जवाब ज़ेटेरन नामक भव्य क्षैतिज मंच में छिपा है, जिसका अर्थ है बड़ा बेड़ा। ये एक यांत्रिक बफर परत है जिस पर आधुनिक वास्तुकार भी चकित रह जाते हैं। कारीगरों को पहले कीचड़ से निकले हुए खंभों के सिरों को एक-एक करके काटना पड़ा ताकि उनकी ऊंचाई पानी के स्तर पर आश्चर्यजनक रूप से समान रहे। फिर इन घने गोलाकार क्रॉस सेक्शनों पर लार्च की 2 मोटी लकड़ी की पट्टियां तिरछी बिछाई गईं। कल्पना कीजिए कि ये पानी और कीचड़ के बीच की बुनाई कला थी। लकड़ी की पहली परत भवन की लंबी धुरी के साथ बिछाई गई और फिर दूसरी परत उसके लंबवत अंतर्ग्रथित की गई। ये ग्रिड जैसी स्टैकिंग संरचना न केवल ऊपर की पत्थर की संरचना से आने वाले ऊर्ध्वाधर दबाव को अत्यधिक रूप से वितरित करती थी, बल्कि खंभों के सिरों और पत्थर की नींव के बीच एक लचीला और कठोर संक्रमण भी बनाती थी। लकड़ी के पानी को छूते ही हवा में राल की तीव्र सुगंध फैल गई। ये लकड़ी की पट्टियां ऑक्सीजन रहित वातावरण में धीरे धीरे खनिजों को अवशोषित करती गईं और नीचे के खंभों के साथ लगभग पेट्रिफाइड अमरता की स्थिति में प्रवेश करती गईं। जब स्ट्रियाई पत्थर के भारी खंडों को एक-एक करके इस लकड़ी के बेड़े पर उठाया गया, तो ज़ेटेरॉन ने अपना सबसे पवित्र कर्तव्य प्रदर्शित किया। इसने बिखरे हुए समर्थन बिंदुओं को एक सतत और स्थिर परत में बदल दिया, जो लहरों के नीचे सोई हुई ढाल की तरह समुद्री पानी के कटाव और नीचे की तलछट के विस्थापन का विरोध कर रही थी। इस क्षण यदि आप इस अंधेरे पानी के नीचे के स्थान को देखते हैं, तो आपको ठंडे लैगून के पानी में गुथे हुए लकड़ी के दानों को एम्बर जैसी चमक के साथ चमकते हुए दिखाई देगा। ये वो क्षण है जब प्रकृति का लार्च मानव सभ्यता की आधारशिला में बदल जाता है। प्रत्येक जोड़, प्रत्येक लकड़ी का रेशा कसकर आपस में जुड़ा हुआ है। भारी पत्थर और बहती गाद के बीच एक पूर्ण क्षैतिज रेखा खींच रहा है। ये केवल इंजीनियरिंग का चमत्कार नहीं है, बल्कि प्राकृतिक सामग्रियों की मानवीय गहरी समझ का परिणाम भी है। ज़ेटेरॉन सिर्फ एक नींव नहीं है, ये वेनिस और समुद्र के सहअस्तित्व का एक अनुबंध है, जो शहर को अप्रत्याशित ज्वार भाटा के बीच समय से परे की भव्यता के साथ एड्रियाटिक सागर की लहरों पर मजबूती से खड़े रहने की अनुमति देता है। जब गोंडोला पन्ना रंग की हल्की सतह पर सुंदर ढंग से सरकती है और उससे उठने वाली छोटी लहरें इमारत के आधार से नियमित रूप से टकराती हैं, तब वहां ऑक्सीजन रहित कीचड़ में गहरे दबे हजारों लकड़ी के खंभों के जंगल के ऊपर वेनिस के प्राचीन कारीगरों ने इस अत्यंत महत्वपूर्ण भौतिक अवरोध को सटीकता से बिछाया था। ये केवल एक सजावट नहीं थी, बल्कि ठंडी, मोती जैसी चमक बिखेरने वाली सूक्ष्म क्रिस्टलीय चूना पत्थर की एक परत थी। इस्त्रियाई पत्थर ये एड्रियाटिक सागर को पार करके दूर के इस्त्रिया प्रायद्वीप से यहाँ लाया गया था। इसकी ऊपर से नरम, हाथी जैसी आभा के नीचे लगभग धातु जैसी अविश्वसनीय घनत्व छिपी है। ये पत्थर की परत भूमि और जल के मिलन बिंदु पर जड़े हुए एक ठोस कवच की तरह अपनी अत्यंत कम सरंध्रता और सघन भौतिक विशेषताओं के साथ अत्यधिक संक्षारक नमक और अप्रत्याशित ज्वार भाटा का सामना करती है, लगभग अहंकारी प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रदर्शित करती है। यदि आप झुककर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पत्थर के टुकड़े वर्षों तक लहरों में डूबे रहने के बावजूद ना तो संक्षारित होते हैं और ना ही टूटते हैं। उनके नीचे दबाव और खनिजीकरण के कारण स्टील की तरह कठोर होकर कीचड़ में गहरे धंसे हुए लकड़ी के खंभों के आधार हैं और उनके ऊपर सांस लेने वाले छिद्रों वाली गर्म लाल ईंटें हैं, जो शहर के शानदार महलों को सहारा देती हैं। इस्ट्रियाई पत्थर का अंतिम महत्व इसमें निहित है कि ये समुद्री पानी की केशिका क्रिया कैपिलरी एक्शन को सटीकता से बाधित करता है। यदि चूना पत्थर की ये बाधा न होती तो नमक से संतृप्त नमी ईंटों के छोटे छिद्रों से होकर एक अदृश्य प्लेग की तरह तेजी से ऊपर चढ़ती और फैलती, अंततः समुद्री हवा के कारण इमारत के भीतर की लाल ईंटों में लवणता उत्पन्न करती, जिससे वे पाउडर बनकर गिर जाती और भव्य महल कुछ ही दशकों में संरचनात्मक रूप से ढह जाते। हालांकि ये शांत सफेद प्रहरी ज्वार भाटा के महत्वपूर्ण बिंदु पर मजबूती से टिके हुए हैं। उन्होंने हजारों सालों से समुद्री लहरों के दिन रात के कटाव का सामना किया है और अत्यधिक संक्षारक खारे पानी को कमजोर शहरी आवासीय स्थानों से पूरी तरह से अलग कर दिया है। धूप इन समुद्री पानी से चमके हुए पत्थरों पर पड़ती है, जिससे चांदी जैसी चमकदार रोशनी पर आवर्तित होती है, जो नहरों के पानी की झिलमिलाहट के साथ मिलकर चमकती है।
ये केवल वास्तुकला की चतुरता नहीं है, बल्कि अस्तित्व के लिए बुद्धिमत्ता की एक प्रतियोगिता है। बहते तरल और स्थिर ठोस के बीच, विनाशकारी नमक के कटाव और शाश्वत लचीलेपन के बीच, इस्त्रियाई पत्थर चुपचाप वेनिस की शुष्कता और शांति का भार उठाता है। वे इस तैरते शहर समुद्र के बीच एक युद्ध विराम समझौता है, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि ऊपर की जटिल बारोक नक्काशी और नाजुक गोथिक मेहराब वाली खिड़कियां नम और नमकीन समुद्री हवा में भी सीधी खड़ी रह सकें और 1000 साल की लंबी यात्रा में अपनी उस अद्वितीय गर्व और भव्यता को हमेशा बनाए रखें। ग्रैंड नहर की चमकती सतह को धीरे धीरे चीरते हुए सांता मारिया डेला सैल्यूट बेसिलिका सांता मारिया डेला सलूते बजिलिका का बारोक गुंबद एक विशाल सफ़ेद मोती की तरह एड्रियाटिक सागर के ज्वारीय संगम पर गर्व से खड़ा है। हालांकि इस्ट्रियाई पत्थर से निर्मित ये पत्थर का महल वास्तव में एक छिपे हुए और शानदार पानी के नीचे के जंगल के ऊपर तैरता है, जो 11 लाख लकड़ी के खंभों से बुना हुआ है। जब हम नीले समुद्री पानी और गाद की परतों को भेदते हुए इसकी समय से ढकी नींव की गहराई में उतरते हैं, तब यांत्रिकी और ज्यामिति का एक शानदार चमत्कार वास्तव में दुनिया के सामने प्रकट होता है। ये प्लेग से लड़ने के लिए किया गया एक वादा था और वास्तुकला के इतिहास में सबसे महत्वाकांक्षी कृत्रिम नींव परियोजनाओं में से एक है। इस विशाल अष्टकोणीय पवित्र स्थान को सहारा देने के लिए 17वीं शताब्दी में वास्तुकार लॉन्गहेना ने एक लगभग पागलपन भरी तकनीकी योजना लागू की। कारीगरों ने 2 साल से अधिक समय तक आल्प्स पर्वत से चुने गए पूरे 1,10,657 ओक और लार्च के खंभों को एक एक करके कीचड़ भरे तल के नीचे दबी हुई करेंटो नामक सघन मिट्टी की परत में गाढ़ा। उस नम और खारे निर्माण स्थल पर भारी खंभों के टकलाने की आवाज़ दिन रात नहर के किनारों पर गूंजती रहती थी। प्रत्येक 4 मीटर लंबी लकड़ी को कसकर एक साथ दबाया गया, जिससे एक आश्चर्यजनक रूप से संरचित गोलाकार मंच बना। ये कोई अव्यवस्थित ढेर नहीं था, बल्कि मिलीमीटर तक सटीक एक भूमिगत यामितीय व्यवस्था थी। यदि कोई इस इमारत के आधार को आर पार देख पाता तो उसे पता चलता कि इन 10 लाख खंभों के सिरे अत्यधिक नियमित संकेंद्रित गोलाकार विकिरण पैटर्न बनाते हैं। वे मंदिर के केंद्र बिंदु को आधार बनाकर झील में गिरी बूंद से उठने वाली लहरों की तरह वृत्तों में बाहर की ओर फैलते हैं और ऊपर की अष्टकोणीय संरचना की भार वहन करने वाली दीवारों की स्थिति से सटीक रूप से मेल खाते हैं। यह रेडियल लेआउट यांत्रिकी का एक उत्कृष्ट नमूना है। यह गुंबद के हजारों टन वजन को खंभों के बीच आपसी संपीड़न और पार्श्व व घर्षण बल के माध्यम से गहरी भूपरपटी में समान रूप से वितरित करता है। ऑक्सीजन रहित गहरे समुद्री गाद में इन लकड़ियों ने एक चमत्कारी खनिजीकरण प्रक्रिया का अनुभव किया, जहां सदियों तक नमक और खनिजों के प्रवेश के तहत लकड़ी के रेशे धीरे धीरे स्टील की तरह कठोर हो गए। जब आप अब इस पवित्र स्थान में कदम रखते हैं और पैरों के नीचे उस अविश्वसनीय रूप से दृढ़ और स्थिर अनुभूति को महसूस करते हैं, तो ये कल्पना करना मुश्किल है कि कुछ मीटर नीचे अंधेरे संसार में 1 मिलियन खामोश लकड़ियां ज्वार भाटा के साथ 400 साल की मूक रस्साकशी में सामूहिक रूप से पानी की सतह पर खिलते इस पत्थर के कमल को सहारा दे रही हैं। ये केवल वेनिस वासियों द्वारा भूमि पर विजय नहीं है, बल्कि अस्थिरता के प्रवाह में मानवता की बुद्धिमत्ता का शाश्वत निर्माण का शिखर अभ्यास है, जिससे ये इमारत 4 सदियों के समय की घिसावट के बावजूद भी जरा भी नहीं हिलती है। जब एड्रियाटिक सागर की ज्वार भाटा दूर की हवाओं और तारों के गुरुत्वाकर्षण के साथ ठीक समय पर पहुंचती है, तो वेनिस ये प्राचीन पत्थर का विशालकाय जीव अपनी रोजाना की 2 गहरी सांसें लेना शुरू कर देता है। सुबह की ठंडी हल्की रोशनी सेंट मार्क स्क्वायर के परिधि पर पड़ती है और पानी का स्तर धीरे धीरे ऊपर उठता है, उन इस्ट्रियाई पत्थर की सीढ़ियों को पार कर जाता है जो समय से घिसकर गोल और काई से ढकी हुई हैं। ये केवल पानी के स्तर का उठना गिरना नहीं है, बल्कि सूक्ष्म भौतिकी और प्राचीन स्थापत्य कला के बीच एक मूक संवाद है। अंधेरे और गहरी नहरों की गहराई में ठंडा और अत्यधिक नमकीन लैगून का पानी मोटे पत्थर के टुकड़ों के बीच केशिका नलियों जैसे जकड़ों से होकर टेढ़ा मेढ़ा बहता है और उन लकड़ी के खंभों के सिरों को सटीकता से खोजता है, जो पूरी शानदार संरचना को सहारा देते हैं। ये लार्च और ओक के खंभे, जो ऑक्सीजन रहित कीचड़ भरे तल के नीचे गहरे दबे हैं और सैकड़ों वर्षों की समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं, समुद्री पानी के धकेलने और रिसने से अद्भुत लचीलापन दिखाते हैं। जलधारा लकड़ी के रेशों और भारी पत्थर के टुकड़ों के मिलन बिंदु पर छोटे और नियमित भंवर बनाती है, जो जोड़ों से अत्यंत महीन तलछट को धीरे से हटा देती है, लेकिन साथ ही प्राकृतिक परिरक्षक भाव वाले नमक और खनिजों को भी भर देती है। यदि आप अपनी गति धीमी करते हैं
और नम आधारशिला के करीब झुकते हैं, तो आप पानी की उस धीमी और महीन गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं जब वो प्राचीन नींव की दरारों में घुसता है, मानो ये शहर गुप्त रूप से फुसफुसा रहा हो। ज्वार भाटा द्वारा लाया गया शक्तिशाली दबाव एक कोमल लेकिन अविश्वसनीय रूप से भारी हाथों की तरह काम करता है, जो लकड़ी के खंभों द्वारा कसकर पकड़ी गई करंटों की कठोर मिट्टी की परत को बार बार गूंथता और संकुचित करता है। और जब ज्वार धीरे धीरे उतरता है तो पत्थर की दरारों में बचा हुआ ठंडा पानी रिसना शुरू हो जाता है और धब्बेदार दीवारों से नीचे बहता है, मानो ये शहर अपने लंबे इतिहास में जमा हुए पसीने को बहा रहा हो। प्रत्येक उठने गिरने का चक्र लाखों लकड़ी के खंभों के बीच तनाव को सूक्ष्मता से पुनर्व्यवस्थित करता है। पानी द्वारा लाई गई अत्यंत महीन धूल पत्थर और लकड़ी के जोड़ पर नंगी आंखों से न दिखने वाले छिद्रों को भर देती है, जिससे पूरी नींव संरचना अपनी गतिशील अवस्था में और भी अधिक स्थिर प्रतीत होती है। ये अंतःक्रिया एक उपभोगकारी घिसाव नहीं है, बल्कि संतुलित की एक अंतहीन कला है। जलधारा इस मूक पानी के नीचे के जंगल की संरक्षक की तरह है, जो अपने उठने और उतरने के बीच सभ्यता का भार उठाने वाले प्राचीन खंभों का स्थायी रूप से शुद्धिकरण और सुदृढ़ीकरण करती है। ये लकड़ी और पत्थर जो अंधेरी लहरों के नीचे छिपे हैं, ज्वार भाटा की लय में आपस में गुंथे हुए, रगड़ते हुए और अंततः पूर्ण सामंजस्य प्राप्त करते हुए समुद्र की सतह पर उस शानदार समृद्धि का सामूहिक भार उठाते हैं और नम हवा तथा ठंडे तरल के बीच हजारों साल तक चलने वाली एक स्थापत्य सिम्फनी की रचना करते हैं। वेनिस की सांझ, जब डूबता सूरज सेंट मार्क के कैंपेनेले को शानदार सुनहरे नारंगी रंग में रंग देता है और नहरों के पानी पर पुनर्जागरण की भव्य आभा प्रतिबिंबित होती है, लेकिन इस हलचल भरी शांति की सतह के नीचे सदियों पुराना एक परिप्रेक्ष्य डिजिटल स्क्रीन पर धीरे धीरे सामने आ रहा है। ये अब केवल गोताखोरों द्वारा ठंडी गाद को छूने पर आधारित अस्पष्ट अनुमान नहीं है, बल्कि आधुनिक तकनीक द्वारा मानवता को दी गई भगवान की आंख है। वैज्ञानिक सटीक पानी के नीचे के मल्टीबीम सोनार उपकरणों और भूभेदी रडार को संचालित करते हैं, जिससे अदृश्य अल्ट्रासोनिक और विद्युत चुंबकीय तरंगें गंदले लैगून तलछट को भेद पाती हैं और कंप्यूटर टर्मिनलों पर एक सांस रोक देने वाला नज़ारा उभरता है, एक भूतिया अदृश्य जंगल जिसे डिजिटल रूप से पुनर्स्थापित किया गया है। माउस के हिलने के साथ कभी ठोस संगमरमर की सड़कें और नहर के किनारे स्क्रीन पर लगभग पारदर्शी हो जाते हैं, उनकी जगह घने मधुमक्खी के छत्ते जैसे चमकते बिंदु ले लेते हैं। सैकड़ों सालों से दबा हुआ प्रत्येक लार्च और ओक का खंभा अब सटीक डिजिटल निर्देशांकों में बदल गया है। वे आरे के और परतों में बिछे हुए हैं, एक लगभग जैविक ज्यामितीय ग्रिड बनाते हैं, जैसे शहर की गहराई में जटिल केशिकाएं। विशेष रूप से सांता मारिया डेला सैल्यूट बेसिलिका के विशाल आधार के नीचे सोनार छवियां 11 लाख से अधिक लकड़ी के खंभों की एक शानदार सरणी दिखाती हैं। वे अत्यधिक घनत्व के साथ एक दूसरे को सहारा देते हैं, मानो खामोश पहरेदारों की एक सेना जो हजारों टन स्ट्रियाई पत्थर का वजन उठा रही है। इन डिजिटल छवियों द्वारा प्रदर्शित नीले हरे रंग और चमक में विभिन्नताएं ऑक्सीजन रहित कीचड़ की परत में खनिजीकरण के कारण खंभों की भौतिक कठोरता को प्रकट करती हैं, जो जीवाश्म जैसी बनावट दिखाती हैं। ये चांदी नीली रेखाओं से बुना एक सूक्ष्म जगत है, जहां लकड़ी के रेशे और लगून की गाद सटीक त्रिआयामी डेटा मॉडल में पूरी तरह से घुल मिल जाते हैं, स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि कैसे हजारों साल पहले कारीगरों ने पूरे आल्प्स के जंगल को पलटकर इस कीचड़ भरे बंजर भूमि में उल्टा रोपित किया था। इस गैर आक्रामक डिजिटल इमेजिंग तकनीक के माध्यम से हम पहली बार इस शहर की जीवन रेखा को इतनी सहजता से महसूस कर सकते हैं। ये केवल ठंडा कठोर वेनिस इंजीनियरिंग नहीं है, बल्कि मानवीय इच्छा शक्ति और प्राकृतिक शक्तियों से बुना हुआ एक जटिल सिम्फनी है। चमकती स्क्रीन की हल्की प्रतिदीप्ति में वेनिस का प्रतिबिंब अब केवल हिलती हुई पानी की सतह तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पृथ्वी की गहरी परतों में वे सटीक रूप से स्थित लकड़ी के खंभे एक कालातीत भव्यता और आश्चर्यजनक लचीलेपन के साथ इस स्वप्निल तैरते शहर और समुद्र के बीच नाजुक और शाश्वत संतुलन बनाए हुए हैं। जब हम वेनिस लगून के तल पर रेशमी जैसी चिकनी हल्की खारी गंध वाली गहरी भूरी गाद की परत को हटाते हैं तो हमारे सामने जीवन के अंत के बाद की गिरावट नहीं, बल्कि सहस्त्राब्दियों तक फैले सामग्री के लचीलेपन का एक भव्य महाकाव्य प्रकट होता है। ये ऑक्सीजन से पूरी तरह अलग एक निर्वात कक्ष है, जहां ठंडी, चिपचिपी और खनिज समृद्ध गाद की परतों के दबाव में लाखों लकड़ी के खंभे एक अत्यंत धीमी गति से स्थितिकी का मूक नृत्य कर रहे हैं।
यहाँ का तापमान साल भर स्थिर रहता है, जिससे समय का प्रवाह यहाँ लगभग ठहरा हुआ और भारी महसूस होता है और लकड़ी को उसकी अधिकतम तनाव सहनशील अवस्था में संरक्षित रखता है। आल्प्स पर्वत की ठंडी ऊंची जगहों से आए लार्च वृक्ष, जिनकी कठोर बढ़ती परिस्थितियों ने उन्हें असाधारण फाइबर घनत्व प्रदान किया। जमीन के नीचे दबे रहने के 5 सदियों के दौरान लार्च के भीतर की प्राकृतिक राल उच्च दबाव वाले वातावरण में धीरे धीरे कठोर होती गई और आसपास से रिसने वाले नमक के साथ सूक्ष्म रासायनिक सुदृढ़ीकरण हुआ। प्रत्येक कसकर बुना हुआ और महीन वार्षिक वलय इतिहास द्वारा खुदे हुए सटीक यांत्रिक गियर की तरह है। ऊपर सेंट मार्क के बेसिलिका के हजारों टन संगमरमर के ऊर्ध्वाधर भार को सहने के बावजूद भी लार्च अपनी अक्षीय संरचनात्मक अखंडता बनाए रखता है। लकड़ी के भीतर की सूक्ष्म बनावटों में लंबे समय तक की थकान के कारण किसी भी प्रकार के टूटने का कोई निशान नहीं दिखता है। इसके विपरीत डाल्मेशिया क्षेत्र से प्राप्त ओक वृक्ष हैं। यदि लार्च अपनी प्राकृतिक राल के आत्ममर्मत और लोच पर निर्भर करता है, तो ओक अत्यधिक वातावरण में सामग्री की पेट्रिफिकेशन, पत्थर बनने की प्रतिभा को प्रदर्शित करता है। सैकड़ों सालों तक पानी में डूबे रहने के दौरान ओक के चौड़े संवाहक तत्व समुद्री पानी से निकलने वाले फांशियम कार्बोनेट और सिलिकेट से धीरे धीरे भर गए, जिससे इसकी बनावट जैविक लचीले रेशों से बदलकर ठंडे धातु जैसी महसूस होने वाले खनिजों में बदल गई। जब गोताखोरों के मिश्र धातु के औजार इन लकड़ी के खंभों को धीरे से खटखटाते हैं, तो कान में लकड़ी की धीमी गड़गड़ाहट नहीं, बल्कि ग्रेनाइट पर टकराने जैसी तीखी प्रतिध्वनि सुनाई देती है, जो सामग्री के जैविक जीवन से अकार्बनिक अमरता में परिवर्तन का प्रतीक है। ये दोनों प्रकार की लकड़ियां एक सटीक पूरक प्रस्तुत करती हैं। लार्च मुख्य लचीलापन बनाए रखता है, ज्वार भाटा और सूक्ष्म भूगति से उत्पन्न होने वाले झटकों को कम करता है, जबकि ओक अविनाशी सूक्ष्म इस्पात के खंभों में बदल जाता है, जो महल के वजन को सटीक रूप से गहरी मिट्टी तक पहुंचाता है। नवीनतम मापों से पता चलता है कि लंबे समय तक भार ने संरचना को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि लिग्निन और गाद में मौजूद सिलिकॉन तत्वों के बीच आणविक स्तर पर अंतःक्रिया को बढ़ावा दिया, जिससे एक प्राकृतिक मिश्रित संरचना का निर्माण हुआ। अंधेरे में ये पेड़ लगभग पवित्र दृढ़ता के साथ वेनिस के स्वप्निल फिर भी अविश्वसनीय रूप से भारी शानदार प्रतिबिंब को सहारा देते हैं। समय की नड़ी में इस तैरते शहर के स्थैतिक संतुलन की रक्षा करते हैं। ग्रांड नहर के चमकते किनारे पर खड़े होकर जब सूर्यास्त की अंतिम आभा एड्रियाटिक सागर की गहराइयों में समा जाती है, तो वेनिस एक कालातीत शांति में प्रवेश करता है। ये प्रेत जो समुद्र पर तैरता हुआ प्रतीत होता है, वास्तव में पृथ्वी के केंद्र से सबसे गहरा संबंध रखता है। आइए हम अपने मन में पन्ना रंग की लहरों की परतों को धीरे धीरे अलग करें और उस गहरे और ऑक्सीजन रहित कीचड़ में उतरें, जहां सहस्त्राब्दियों से चली आ रही एक शानदार और सहजीवन महाकाव्य छिपा है। ये केवल एक इमारत की नींव नहीं है, बल्कि एक उल्टा जंगल है। आल्प्स से लाए गए लाखों लार्च और कठोर ओक के खंभों से बना एक भूमिगत पवित्र स्थान। ये खंभे जब पहली बार करेंटों की कड़ी मिट्टी की परत में गाड़े गए थे, तब भी उनमें पर्वतीय वनों की हरी भरी यादें थीं, लेकिन बाहरी ऑक्सीजन से पूरी तरह अलग एक चरम वातावरण में उन्होंने आश्चर्यजनक भौतिक परिवर्तन अनुभव किए। मूल रूप से सड़नशील कार्बनिक रेशे खनिजों और समुद्री पानी के लंबे अभिषेक के माध्यम से धीरे धीरे कठोर हो गए, सिलिकेट बदल गए और अंततः स्टील जैसे कठोर पेट्रिफाइड संरचनाओं में परिवर्तित हो गए, जो पानी के पूरे शहर को सहारा देने वाली सबसे ठोस रीढ़ बन गए। ये गुरुत्वाकर्षण और उत्प्लावन बल के बीच एक शाश्वत संवाद है। ऊपर अत्यधिक भारी स्ट्रियाई पत्थर की दीवारें और संगमरमर से जड़े भव्य महल हैं, जबकि नीचे लकड़ी की ये घनी पैक वायुरोधी सरणी है जो चुपचाप सब कुछ सह रही है। संरचना के हर इंच का जुड़ना दृष्टि से छिपी एक संरचनात्मक सुंदरता को दर्शाता है। ये सुंदरता विनम्र है, ये दुनिया से प्रशंसा की तलाश नहीं करती, फिर भी हर नाटकीय ज्वार परिवर्तन और भूगर्भीय कंपन में ये एक लचीली मुद्रा के साथ ढहने के संकट को टाल देती है। ये प्राचीन लकड़ी के खंभे अंधेरे में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। वे मिट्टी में एक दूसरे को संकुचित करते हैं, रिश्ते हैं और अंततः पृथ्वी के साथ एक हो जाते हैं, जिससे मानवीय प्रौद्योगिकी और प्राकृतिक विकास के बीच सबसे रहस्यमय अनुबंध पूरा होता है। जब हम सेंट मार्क के कैंपेनिले की भव्यता को निहारते हैं, तो हमें उस सहस्राब्दी से चले आ रहे मूक संरक्षकों को नहीं भूलना चाहिए, जो पानी की सतह से 10 मीटर नीचे छिपे हैं। ये मूक सहजीवन वेनिस की समय के खिलाफ बुद्धिमत्ता को संक्षेप में प्रस्तुत करता है। केवल
प्रकृति के साथ सांस लेना सीखकर, जीवन को अंधेरी गहराइयों में जड़ें जमाना सीखकर ही मानवीय सभ्यता का फूल पानी की अप्रत्याशित सतह पर समृद्धि की उस शाश्वत फिर भी भंगुर रोशनी के साथ खिल सकता है। इस छिपे हुए जंगल के प्रत्येक वार्षिक वलय ने वेनिस की नाड़ी का रूप ले लिया है, जो पानी और पत्थर के मिलन बिंदु पर इस शहर के कभी न मिटने वाले जीवन की लय के साथ धड़क रहा है।